हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विशाल शर्मा। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा कोर्स कंटेंट ऑफ CUET, स्पेशली फॉर LR एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दीज टू आर माई एरियाज जहाँ पे मैं आपको हेल्प करूँगा आपका CUET के लेवल्स को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं वेरियस मैनेजमेंट स्कूल्स के साथ एसोसिएटेड हूँ और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स के साथ भी एसोसिएटेड हूँ। आई डू टीच चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स फ्रॉम लास्ट 15-16 ईयर्स। अब मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं रहे हैं कितने साल हो गए, लेकिन हाँ, आई एम टीचिंग सिंस 2005। और आइए अब हम डिस्कस करते हैं आपके साथ कि आपके CUET के जो कोर्सेज हैं उसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग जो है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। इनफैक्ट आई विल ट्राई टू टेल यू समथिंग लाइक सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि पेपर में आते हैं। ठीक है, इट विल बी रियली एक्साइटेड और एनर्जेटिक। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आप जरा देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इसके अंदर आपका जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो है क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी एंड बोर्ड मास। आई थिंक बोर्ड मास आपको याद ही होगा, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड लास्ट सब्ट्रैक्शन। इसके अलावा LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा था, रिमाइंडर्स, फैक्टोरियल, यूनिट डिजिट ऑफ हायर पावर, परसेंटेज। ऑफ कोर्स यू नो कि परसेंटेज आप क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम ऑन एजेस, वही ध्यान होगा 6th क्लास से डिस्कस कर रहे थे, फादर एज, सन्स एज। ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अगेन आई थिंक 7th और 8th क्लास में आपने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसके अलावा रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन। रेशियो याद होगा A:B, इसे रेशियो कहा जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो A जो है आपका एंटी सेडेंट कहते थे और B जो है उसे क्या कहते थे, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, न्यूमरेटर को एंटीसीडेंट कहते थे रेशियो में और डिनोमिनेटर को क्या कहते थे, कॉन्सिक्वेंट। इसके अलावा अगर बात करें प्रोपोर्शन की तो दोस्तों प्रोपोर्शन के नाम पे आपका A:B और C:D। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक्चुअल में ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ मैजिक हो जाएगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि रेशियो में और प्रोपोर्शन में क्या फर्क होता है, तो आप शायद मुझे ऐसा तो बता पाएं A:B या A:B प्रोपोर्शनेट टू C:D, ऐसे लिख के बता पाएं कि रेशियो और प्रोपोर्शन में ये फर्क होता है। लेकिन मैं अगर चाहूं कि आप वर्ड्स में एक्सप्लेन करो कि रेशियो और प्रोपोर्शन में क्या फर्क होता है, तो मैं आपको टाइम देता हूं थोड़ा सा, और आप मेरी वीडियो पॉज करिए और खुद सोचिए मेरे बताने से पहले कि रेशियो और प्रोपोर्शन में क्या फर्क होता है। क्या आपको एग्जैक्टली मालूम है? ठीक है, मैं खुद भी पॉज हो गया और आप मेरी वीडियो को भी पॉज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं गैप ना मेंटेन करते हुए आपको रेशियो और प्रोपोर्शन जो है उसका एक्चुअल फर्क बताता हूँ। रेशियो जो A:B है ये सिर्फ ऐसी दो क्वांटिटीज के बीच का कंपैरिजन होता है जिनका यूनिट ऑफ मेजर सेम हो। यानी कि आप किलोग्राम का रेशियो किलोग्राम से निकाल सकते हो, आप लीटर का रेशियो लीटर से निकाल सकते हो, लेकिन जब भी ऐसी दो चीजों का कंपेयर किया जाता है जिनका यूनिट ऑफ मेजर अलग अलग होता है, तो वहां पे हमें रेशियो नहीं बल्कि क्या चाहिए होता है, प्रोपोर्शन। वहां पे हमें रेशियो नहीं बल्कि क्या चाहिए होता है दोस्तों, प्रोपोर्शन। तो ऐसी क्रिस्टल क्लैरिटी जो है वो हमें होनी चाहिए बेटा, क्योंकि CUET के अंदर यही तो देखा गया है। वो पेपर का ये कंटेंट देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि भाई अब वो रट्टाफिकेशन वाला मामला गया।
ये CUET का बेटा मैं बिलीव करता हूँ, मे बी आप ना बिलीव करें, कि कई बार CBSE बोर्ड के अंदर एक फिक्स सा ब्लूप्रिंट होता है कि एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, और उसके बाद मेहनत करने के बाद विदाउट मेहनत तो कुछ भी नहीं होता, आप उसमें नंबर सिक्योर कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे चाहिए क्रिस्टल क्लैरिटी, और क्रिस्टल क्लैरिटी के लिए बेसिक बातों का भी पता होना जरूरी है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द क्लास जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊं, बस मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी CUET के पेपर को क्रैक करने के लिए। जैसे मैंने बोला कि रेशियो और प्रोपोर्शन में क्या फर्क होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वेरिएशन, तो वेरिएशन अगर मैं बात करूं तो देखो ये वाला एक साइन होता था, ये साइन जो है ये होता था आपका किसका, वेरिएशन का। खैर इस पे ज्यादा मैंने टाइम लगा दिया, आगे चलते हैं और मुझे बाकी टॉपिक्स के पार्टनरशिप, आई होप यू ऑल नोस। एवरेजेस की अगर बात करें तो एवरेजेस बेटा बहुत सारे होते हैं। अर्थमेटिक मीन इज ऑल्सो वन ऑफ द एवरेज, ज्योमेट्रिक मीन इज ऑल्सो वन ऑफ द एवरेज, हार्मोनिक मीन इज ऑल्सो वन ऑफ द एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर की अगर बात करें दोस्तों, तो मिक्सचर का मतलब मैं ऐसे बोलूँगा, आपको ध्यान होगा कि जैसे होता है ना कि वाटर एंड मिल्क का रेशो है, दो अलग अलग वेसल्स हैं, पहले वाले वेसल्स में वाटर और मिल्क का रेशो ये है, दूसरे वाले वेसल में वाटर और मिल्क का रेशो ये है। अब इन दोनों में से इक्वल क्वांटिटी या अनइक्वल क्वांटिटी निकाल के एक नया मिक्सचर तैयार किया जाए तो उसमें वाटर और मिल्क की रेशो क्या होगी। टाइम एंड वर्क, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क कि 10 लोग एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो कितने लोग उस काम को 4 दिन में पूरा करेंगे, इस तरीके से। पाइप्स एंड सिस्टम, पाइप्स एंड सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लिया आपका एक टैंक है, पाइप्स उन्हें कहता जाता है जिनसे पानी भर रहा होता है, और सिस्टम उन्हें कहा जाता है जिससे पानी निकल रहा होता है। तो इस तरीके के बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं पाइप्स एंड सिस्टम्स पे। एक हल्का हल्का ओवरव्यू दे रहा हूँ बेटा, इसमें डिटेल में जाने वाला ये आपका आज का टाइम नहीं है। जब हम क्लासेस में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बेटा हम इसे एक एक चीज को क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और क्योंकि बेटा मैं आपको साफ से बता रहा हूँ, मैं बार बार शायद क्रिस्टल क्लैरिटी वर्ड कुछ ज़्यादा बार यूज़ करा हो, लेकिन आपको बता दूँ दैट आई डू टीच CA, CS and CMA from last 15-16 years, and as I told you that I am teaching since 2005. So you can understand CA, CS and CMA में बेटा ये कोर्स ही ऐसे हैं कि अगर आप कॉमर्स से हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, और अगर आप साइंस से हैं तो भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो इनमें ना रट्टाफिकेशन चलता नहीं है, इनमें एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत चाहिए होती है। और यहाँ पे इसीलिए CA, CS, CMA में कभी कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं रखा जाता, तो हम वहाँ पढ़ाते, तो क्योंकि वहाँ से हमें हैबिट बनी हुई है कि क्रिस्टल क्लैरिटी जो है वो आपको मिले। और CUET के अंदर भी यही एक्सपेक्टेशन है। नहीं तो अगर क्रैमिंग वाले बेसिस पे ही चीज़ों को जज करना होता तो CBSE का जो आपका ग्रेडिंग सिस्टम, या मैं कहूँगा कि परसेंटेज बेसिस पे जो यूनिवर्सिटी एडमिशन्स होते थे वो चल तो रही था, लेकिन अब उन्हें कुछ एक्स्ट्रा और कुछ और अच्छा चाहिए, तो इस वजह से उन्होंने CUET के प्रोग्राम को लॉन्च किया। नाउ इट्स अ फेयर opportunity to all of you to prove yourself that whether आप CBSE में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए, नहीं कर पाए, कोई और रीजन भी हो सकता है, कभी तबीयत नहीं अच्छी होती किसी की, या कोई भी रीजन हो सकता है, बट नाउ इट्स अ चांस कि आप अपने आप को प्रूव करें कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। और दोस्तों जो आपको आता है वो तो आपको पता है, जो नहीं आता उसमें हम आपकी मदद करेंगे, आपको हेल्प करेंगे आपके कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग में और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में। आइए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करें तो आपको बचपन से पता है, छोटी क्लासेस में ही चलता था यार। टाइम डिस्टेंस की अगर बात करें तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसके अलावा अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड।
और जब भी स्पीड निकालना होगा तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, बॉट एंड स्ट्रीम्स, ध्यान होगा आपको अप स्ट्रीम्स, डाउन स्ट्रीम्स, अगर आपका करंट जो होता है, अगर आप मतलब कि जो आपके करंट के अगेंस्ट चलते हो तो आपकी स्पीड कम आती है, अगर आप करंट के साथ चल रहे होते जिस तरफ रिवर का करंट है तो उसमें स्पीड ज़्यादा आती है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 11th क्लास के अंदर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट मुझे लगता है दोस्तों 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रही हो, और 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रही हो। फिर 10th में तो प्रोबेबिलिटी का एक चैप्टर था फेवरेबल अपॉन में टोटल, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका एडिशन थ्योरम, जिसको आप ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते थे। ए और भी बोल देते हैं इसे, कुछ टीचर्स ने आपके स्कूल लेवल में और सिखाया होगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जिसमें हम ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए एंड बी करते थे। ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट, डिस्काउंटिंग जो है वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट जब आपको पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस। आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ होगा कि किस तरीके का या किस लेवल के कॉन्सेप्ट्स होंगे। बेटा ध्यान रखना, ये सारे के सारे टॉपिक्स कंसीडर्ड एज बेसिक टॉपिक, ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज आई डू टीच आफ्टर 12th ओनली। आई डू टीच टू दोज स्टूडेंट्स who have cleared their 12th standard, whether it's CA, whether it's CUET, whether it's BBA और बहुत सारे जो भी कोर्सेज होते हैं आफ्टर 12th हम उन्हीं में टीच करते हैं। तो हम इन सब को जो अप टू 12th तक के टॉपिक्स होते हैं उन्हें बेसिक बोल देते हैं। ऑब्वियसली बेटा पिछली क्लासेस में जो पढ़ा होता है उसे सबको बेसिक बोला जाएगा। तो ये मैंने आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बताया। इसके अलावा मैं साथ के साथ आपके साथ डिस्कस करता हूं दोस्तों आपका LR, ये भी मैं ही पढ़ाऊंगा दोस्तों। और कोडिंग डीकोडिंग, कोडिंग डीकोडिंग की अगर मैं बात करूं तो एक हल्का सा एग्जांपल ले लेता हूं। इसमें बेटा जी नंबर कोडिंग होती है, एंड अल्फाबेट कोडिंग होती है। ठीक है बेटा। और नंबर कोडिंग की अगर मैं बात करूं तो देख लो, जैसे मान लिया अगर कभी लिखा हुआ है 2 + 5 और +8, तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल दिया मैंने। तो अगला नंबर क्या होगा तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, इससे अगले में भी 3 प्लस हो रहा है, तो उससे अगले में भी 3 प्लस होगा, और ये आपका 11 हो गया। हालांकि हो सकता है कि आपको लगे कि सर ये तो एपी की बात हो रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपको ध्यान है ना 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो आपको लगे कि सर ये तो एपी की बात हो रही है। तो बच्चे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ, इस समय तो माइंड में मेरे जो आया, मैंने एपी की एक सीरीज लिख दी, लेकिन यहाँ पे तो जैसे आप देख रहे हो कि एपी का ही टर्म्स बने, मतलब कॉमन डिफरेंस वाली बात आ गई। लेकिन यहाँ पे ना ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर एक सीरीज लिखते हैं 2, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगला नंबर क्या है 2 × 2 + 1, तो ये 5 हो गया, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों में भी सेम है। फिर उसके बाद अगला नंबर क्या लिख दिया आपने 11, तो यानी कि इसका मतलब वही 5 × 2 + 1। तो ये जो आपका ऐसे सीरीज दी जाएंगी, आपको उनका पैटर्न पहचानना होगा और आपको बेसिकली आगे की सीरीज को फोरकास्ट करना होगा, ठीक है। इसके अलावा अल्फ़ाबेट कोडिंग की अगर बात करें तो मान लिया जैसे A = 1 हुआ, ठीक है ना, B = 2 हुआ, ऐसे करते करते Z = 26। इनकी कोडिंग को याद कैसे करा जाएगा, अगर इन्हें रैंक दी जाए तो कैसे याद किया जाएगा। और कल को कोई बोल दे कि 2 4 1 6 कौन सा नंबर वर्ड बना, तो आप अंदाज़ा लगाएंगे 2 लिखा हुआ है तो कहाँ से शुरुआत होगा, B से,
4 लिखा हुआ है तो यानी कि अगला अल्फ़ाबेट डी होगा, 1 लिखा हुआ है तो अगला अल्फ़ाबेट ए होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आपका अल्फ़ाबेट कोडिंग होती है। डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन दोस्तों बड़े मज़ेदार होते हैं। कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ चल रहा है, फिर वहाँ से वो राइट टर्न लेता है, तो हमेशा ध्यान रखना जो नॉर्थ की तरफ चलता है उसका जो राइट होता है वो हमारा राइट होता है, यानी कि मेरा राइट इस तरफ होगा बेटा, आप लोग भी देख रहे होंगे वीडियो तो आपका भी राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा। इसके अलावा अगर कोई पर्सन ईस्ट फेसिंग चल रहा है तो ऐसे थोड़ी सी चीज़ें याद करनी पड़ती है जिससे हम जल्दी सोच सकें। ठीक है, ईस्ट फेसिंग चल रहा है तो अगर वो कहता है राइट तो इसका राइट कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ होगा। ये याद रखने पड़ते हैं जिससे दिमाग जल्दी ट्रेन करना पड़ता है अपने माइंड को, और लेफ्ट लेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई पर्सन साउथ फेसिंग है, साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर वो राइट टर्न लेता है तो आप अपना लेफ्ट टर्न ले लोगे, क्योंकि जो पर्सन आप अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना तो उसका उल्टा हो जाता है। और अगर वो आपका राइट टर्न लेता है तो आप अपना लेफ्ट ले लोगे, और अगर वो लेफ्ट टर्न लेता है तो आप अपने राइट में। ठीक है ना। इसके अलावा ऐसे ही वेस्ट की अगर बात की जाए, कोई वेस्ट की साइड चल के मूव कर रहा है तो बेटा ध्यान रखना, जैसे ईस्ट में राइट नीचे था तो इसमें राइट का टर्न क्या होगा, ऊपर की तरफ, और लेफ्ट टर्न का होगा नीचे की तरफ। इसके अलावा आप सबको पता है डायरेक्शन 8 होती है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ये आपका नॉर्थ ईस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट और ये आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्लॉक्स एंड कैलेंडर, क्लॉक्स एंड कैलेंडर की अगर बात करें तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि भाई आपका 3:03:45 का टाइम है, बताओ मिनट हैंड और आर हैंड में कितना एंगल बनेगा, या ऐसे और भी क्वेश्चंस बना सकता हूँ। डिटेल में जाता जाऊँगा, वेराइटीज़ की कमी नहीं होती लॉजिकल रीजनिंग में। कैलेंडर्स की अगर बात करें तो ऐसे पूछ लेंगे कि बताइए कौन सा ईयर ऐसा होगा जिसका कैलेंडर 2022 के कैलेंडर से क्या करता होगा, मैच करता होगा। ठीक है, सिलोलिज्म भी एक टॉपिक है, और सिलोलिज्म टॉपिक कुछ ऐसा है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल क्लॉक एंड कैलेंडर से तो आप समझ सकते हो, लेकिन सिलोलिज्म में देखो जैसे ऑल डॉग्स आर कैट, फिर उसके बाद ऑल कैट्स आर रेड, तो इसका मतलब ऑल डॉग्स आर रेड। अगर आप समझना यहाँ पे लॉजिक नहीं चलता, आपको लगेगा यार ये क्या अजीब सी बातें कर रहे हैं सर, आज दवाई लेके नहीं आए क्या। ऑल डॉग्स आर कैट्स, फिर ऑल कैट्स आर रेड्स। तो आप ये समझना कि यहाँ पे लॉजिक नहीं चलता, जैसे जैसे स्टेटमेंट लिखी होगी उसके बेसिस पे बनाएंगे। तो सभी डॉग्स जो है वो कैट्स हैं, सारे जो कुत्ते हैं वो बिल्लियां हैं, और तो सारे जो बिल्लियां हैं वो चूहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे जो कुत्ते हैं वो भी बिल्ली हो गई। ठीक है, अगर मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा क्यूब्स एंड डाइसेस, क्यूब्स एंड डाइसेस में ये हो जाता है कि जैसे इसमें इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं कि जैसे यहाँ पे आपका ये हो गया, ठीक है ना, तो आपसे पूछेंगे कि बताओ इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, यहाँ 1 2 3 और 4। तो जब भी आपका ऐसा हो तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जितने बॉक्स बन रहे हो आपको अगर पता करना हो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। या अगर कभी ट्राइंगल है ऐसे, तो कितने ट्राइंगल बने, 1 2 3, तो आपसे पूछे कि टोटल ट्राइंगल कितने बने, तो 3 + 2 5 और 1 6। ऐसे बहुत सारे अलग अलग है। अल्फाबेटिकल सीरीज, जैसे कि मैंने अल्फाबेट कोडिंग बोली थी, अल्फाबेटिकल सीरीज होती है। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि आपका द लेडी इन द फोटोग्राफ इज द सिस्टर ऑफ माई मदर्स हस्बैंड। द लेडी इन द फोटोग्राम इज द सिस्टर ऑफ माई मदर्स हस्बैंड। अब डायरेक्ट भी बोल सकती थी कि मेरे फादर की सिस्टर हैं, या ये भी बोल सकती थी कि मेरी आंटी हैं यानी कि बुआ हैं, लेकिन आपको पता होगा ब्लड रिलेशन में क्या बोला जाता है कि द लेडी इन द फोटोग्राफ इज द सिस्टर ऑफ माई मदर्स हस्बैंड। और कुछ नहीं, और कॉम्प्लिकेटेड बना दें,
द लेडी इन द फोटोग्राफ इज द सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स मदर्स हस्बैंड। तो ऐसे करके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बनते हैं। इनपुट आउटपुट भी इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक ऑफ रीजनिंग। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट का आप मतलब जानते ही हैं कि ए लेफ्ट ऑफ बी है, कि ए जो है वो हमेशा बी के लेफ्ट में रहेगा, सी जो है वो आपका हमेशा बी के राइट में रहेगा। ऐसे करके आपको डिटेल दी जाएगी जिसको आपको अरेंज करना होगा, ठीक है ना। इनइक्वालिटीज आप जानते हैं। अच्छा, इनइक्वालिटीज क्या होती है बेटा? लेस देन वाली और ग्रेटर देन वाली। मिरर इमेज की अगर बात करें तो मिरर इमेज के नाम पे, हाँ, मिरर इमेज के नाम पे आपका, जैसे आपको पता है ए का तो ए ही बनेगा, लेकिन अगर बी का बनाए तो ऐसे बनेगा, ठीक है ना। इसके अलावा सबको पता है ओ का ओ बनेगा, टी का टी बनेगा। हाँ, अगर ई की बात करी जाएगी तो ई का ऐसे बनेगा, ठीक है। यू का यू रहता है, बी का बी रहता है, डब्ल्यू का भी डब्ल्यू रहता है, एक्स का भी एक्स ही रहता है। लेकिन अगर जेड की बात करें तो, सॉरी मैंने गलत बनाया, ठीक है, इस तरीके से। फिर वाटर इमेज, एम्बेडेड इमेज, इनग्रेव्ड जो होती है, उठी हुई जो होती है। नॉन वर्बल एनालॉजी, नॉन वर्बल होती है बेटा जहां पे वर्ड्स नहीं होते, पिक्चर्स की हेल्प से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। और नॉन वर्बल सीरीज, पैटर्न कंप्लीशन। अगर पैटर्न कंप्लीशन की बात करें तो आपको क्या करेंगे कि चार वो बनाएंगे, 4 सीरीज। तो मतलब यहाँ पे मान लिया मैं कहता हूँ 3 सर्कल है, यहाँ पे 2 सर्कल है, यहाँ पे 1 सर्कल है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सर्कल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस तरीके के आपका पैटर्न कंप्लीशन बनाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पैटर्न बनाने में मुझे टाइम लगता, तो मैंने एक हल्का सा आपको आइडिया दे दिया। इसके अलावा एनालॉजी, एनालॉजी भी आपका है। जैसे एनालॉजी के नाम पे अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया कि मान लिया, नहीं एनालॉजी का नहीं, मैं ऑड वन आउट का एग्जांपल देता हूँ। जैसे ऑड वन आउट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और 4 ऑप्शन में बेटा जैसे यहाँ पे लिख दिया आपका हॉर्स, ठीक है ना, टाइगर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिराफ। इसके अलावा अगर बात करें हम जीब्रा। तो क्या ऑड वन आउट क्या होगा इसमें? तो आई थिंक आप समझ सकते हैं कि इसमें आंसर क्या होना चाहिए। एक बच्चा जवाब देता है, इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं, इसमें भी समझना होगा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ बच्चे इसमें बोल देंगे टाइगर। क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपको ध्यान है ना, कार्निवोरस, ठीक है ना, तो जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं या कुछ ऐसे, कोई हॉर्स बोल देगा। लेकिन कोई इसका जवाब क्या देगा कि नहीं सर, हॉर्स शुड बी द आंसर। हमने कहा क्यों? तो कहते हैं सर टाइगर, जिराफ, जीब्रा आर नॉट अ पेट एनिमल्स, बट हॉर्स कैन बी अ पेट एनिमल। ऑब्वियसली ये तो पेट एनिमल्स नहीं है, दीज 3 आर द वाइल्ड एनिमल। तो ऑड वन आउट कौन सा होगा? हॉर्स, बिकॉज इट्स अ पेट, लाइक हॉर्स इज अ पेट एनिमल। लेकिन कुछ लोग क्या बोल सकते हैं कि हॉर्स, जिराफ और जीब्रा जो है वो तो हर्बीवोरस है, और टाइगर जो है वो कार्निवोरस है, तो टाइगर शुड बी द ऑड वन आउट। ऐसे, लेकिन क्वेश्चन में लैंग्वेज में मेंशन होगा कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। ऐसे ही पेपर फोल्डिंग और आपका पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग, दीज 2 आर ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक जो कि इस तरीके से ट्राइंगल और इसकी बेसिस पे भी बनेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपके साथ लॉजिकल रीजनिंग के बारे में भी डिस्कस किया, और मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा आपको मैंने आइडिया दे दिया कि व्हाट CUET इज ऑल अबाउट, ठीक है। किस तरीके का लेवल होगा, क्या आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली क्यों नहीं कर पाएंगे, अगर हम आपके साथ हैं तो जरूर कर पाएंगे, ठीक है। तो यही मेरी आज का इंफॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाना चाहता था। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों तक मेरी ये जो नॉलेज है या जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो आप तक कन्वे हुई होगी, और आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिला होगा। अगर बेनिफिट मिला हो तो प्लीज़ शेयर,
लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बच्चों, वेल डन, थैंक यू, बाय एवरीवन।